नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग। मित्रों, खंड 4 कंप्लीट हो चुके हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की लंबी कविता आशंका के दीप अंधेरे में, जो भूरी भूरी काकतूल से उद्धृत है, मतलब उस काव्य संकलन से ये कविता ली गई है। और आज का जो वीडियो है उसमें खंड संख्या जो 5 है वो करने जा रहे हैं, जिसका पदन संख्या है 26। ये आपके समक्ष है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक आपको दिखाई दे जाएगा। पहले पढ़ते हैं, कठिन अर्थ जानेंगे, कला पक्ष साथ साथ में इसका जानते रहेंगे। कौन सा अलंकार है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है, फंटेंसी का इसमें प्रयोग किया गया है, कल्पना शक्ति का प्रयोग इसमें काफ़ी हद तक किया गया है। तो 26 संख्या है, वो क्या कहता है खंड 5 में, एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ, चौंकता मैं भयानक, एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक, नहीं नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक, क्या वह संकेत, क्या वह इशारा। यहां तक देखते हैं साथी। भान का अर्थ क्या होता है? एहसास। भान का अर्थ होता है एहसास। एकाएक मतलब अचानक, सहसा। अजनबी जो जिसे पहचान ना हो, चौंकना ये हो जाएगा। थर थर ये ध्वनि साम्य हो गया। बरगद पात, बरगद का पत्ता, ठीक है। एकाएक यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नहीं नहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, यहाँ तक देखते हैं। तो साथियों, कवि कहते हैं कि इसके बाद में जब वो बरगद, पीछे वीडियो में पढ़ा था कि वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे और बरगद यहाँ पर जीवन का प्रतीक है, मार्क्सवाद की बात की जाए तो। इसके बाद कवि कहते हैं कि इसके बाद अचानक जीवन का एक अन्य एहसास, मतलब भान, मेरे कंधे पर हाथ रख उठा। ऐसे लगा जैसे पीछे से आकर के अचानक ही किसी अजनबी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। पीछे से किसी अजनबी ने आकर हाथ रख दिया हो। आगे, इसे मैं चौंक उठा और उसी चौंकाहट, और वह चौंकाहट मेरे सिर से लेकर पैर तक क्या हो गई, थर थर करके रेंगती चली गई। उसका एहसास मुझे सिर से पैर तक सारे शरीर में हुआ। नहीं नहीं, वह एहसास कुछ और ही प्रकार था, और ही प्रकार का था। लगा जैसे ऊपर से अचानक गिरकर जीवन रूपी बरगद, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, जीवन रूपी बरगद का पत्ता, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। रूप दिया गया है जीवन का, तो अचानक गिरकर जीवन रूपी बरगद के पत्ते पर प्रत्येक भाव विचार पर बैठ गया। अब आगे, वह किस प्रकार का संकेत या किस प्रकार का इशारा था, यहाँ तक। फिर चलते हैं आगे। ये यहाँ, क्या वह चिट्ठी है किसी की, कौन सा इंगित, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। यहाँ तक ये 4 पंक्तियां देख लेते हैं। चिट्ठी का मतलब पत्र हो जाएगा, इंगित का मतलब इशारा हो जाएगा, वापस इशारा या संकेत आप कह सकते हो, इशारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ करने लायक नहीं है। आगे कवि कहता है, क्या वह, प्रश्नालंकार है, क्या वह किसी का पत्र है, उसमें कौन सा संकेत अंतर्निहित है, कौन सा इशारा उसमें निहित है जो मैं जान नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। अंततः मैं त्रस्त होकर दम साध कर क्या करने लगा, भागने लगा, और विचारों के कई मोड़ एक साथ ही
काट गया। बहुत सारे विचार मन में अचानक चलने लग गए थे। अब आगे ये देखते हैं। यहाँ बंदूक धाए धाए मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा गया गेरुआ। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़। घूम गई पृथ्वी घूम गया आकाश और फिर किसी एक मुंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई। उस पार चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर दिमाग में चक्कर। यहाँ तक देखते हैं। बैठ गया चुपचाप सिर पकड़कर यहाँ तक। मित्रों, धाए धाए में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। मकानों के ऊपर प्रकाश सा मतलब प्रकाश के समान, यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। सा आ गया, उपमा अलंकार हो जाएगा। गेरुआ का मतलब गेरू कलर हो जाएगा, जैसे गेहूं का दाना होता है। उसके अलावा किसी एक मूंदे हुए घर, मूंदे हुए का मतलब हो जाएगा बंद घर। ठीक है, उसी की जो पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थी। बाकी इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। तो आगे अब कवि क्या कहता है कि लगा कि जैसे किसी बंदूक से धाए धाए करती गोलियां छूट रही है और उनसे निकलने वाली आग के कारण मकानों पर गेरुआ प्रकाश सा छा गया है। गेरुए प्रकाश के समान वो जो प्रकाश है वो मकानों के ऊपर छा गया। मैं अपने विचारों में निरंतर भागता हुआ कई मोड़ काट गया। बहुत से ऐसे मोड़ थे, तो मैं जैसे ही मोड़ आया ते मैं गड्डी उठे छोड़ाया। मुझे पृथ्वी आकाश सभी घूमते हुए क्या हो रहे थे प्रतीत होने लगे। फिर जिन पर मैं अपना सिर पकड़ कर चुपचाप बैठ गया। हुआ क्या था कि मुझे देखो ये एक पंक्ति रह गई थी। फिर मुझे किसी बंद मकान सहसा मुझे किसी बंद मकान की पथरीली सीढ़ियाँ उस पार एकाएक दिखाई दे गई। कोई मकान बंद पड़ा था और उसकी जो पत्थर की सीढ़ियाँ थी वो मुझे दिखाई दे गई। तो कवि यहाँ भाव परिवर्तन के लिए सशस्त्र क्रांति की ओर विचार के स्तर पर संकेत करने वाला है। पर कवि को यह एहसास भी होता है कि यह विचार कार्य रूप में परिणित होने वाला है। तो वहीं वो चुपचाप सिर पकड़ कर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ से पढ़ना है मित्रों अपने को। दिमाग में चक्कर चक्कर भंवरे, भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वपन सरीखा। तो मित्रों स्वपन सरीखा यहाँ पहली बात अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सह वर्ण की आवृत्ति हुई है, स्वपन का अर्थ स्वपन होता ही है और जो सरीखा है उसका मतलब होगा अलग ही। ठीक है, तो पूरा क्या हो जाएगा कि अब आगे जो कवि है वो कह रहे हैं कि जब मैं बैठ गया तो दिमाग में भाव और विचारों के क्या होने लगे, मस्तिष्क में चक्कर चलने लगे। चक्कर दर चक्कर जो भाव विचार है वो घूमने लगे। लगा कि जो विचार हैं वो किसी गहरे भंवर में क्या हो गए हैं, फंस गए हैं, उलझ कर रह गए हैं। उन बनती भंवरों के गोलाकार में मंडराता एक स्वपन सा मुझे दिखाई देने लग गया। ठीक है मित्रों, तो ये आपका पद संख्या जो 26 है वो कंप्लीट हो गया है। कलापक्ष इसका साथ साथ में हो चुका है। इसके पश्चात हम बात करेंगे पद संख्या 27 की, जो आपके समक्ष है। ये है 27 संख्या आपके समक्ष। ये रहा। पहले ये 4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुफा एक विस्तृत खोह के सांवले तल में। ये 4 पंक्तियां देखते हैं मित्रों। सतह का मतलब होता है परत हो जाएगा। बहुत बहुत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अंधियारी का मतलब आप जानते हैं। एकांत का मतलब अकेलेपन। प्राकृत का मतलब होता है प्राकृतिक। गुहा का मतलब गुफा हो जाएगा। विस्तृत मतलब दूर दूर तक फैलाओ। खोह मतलब गुफा। सांवले का मतलब अंधियारा या अंधेरा। तल का मतलब तल हो जाएगा। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं इसका अर्थ जान लेते हैं, व्याख्या इसकी जान लेते हैं।
तो आगे कवि कह रहे हैं कि जो भूमि का बाह्य रूप मुझे दिखाई दे रहा था, उसके अलावा जो दृश्य रूप था, उसके अलावा जो दृश्य सतह है उसके नीचे, उसके बहुत बहुत नीचे प्रकृति द्वारा निर्मित, प्रकृति गुहा दे रखा है, तो प्रकृति द्वारा जो निर्मित अंधेरी गुफाओं के एकांत में दूर दूर तक फैली, विस्तृत का मतलब दूर दूर तक फैली, खोह का मतलब गुफा या खान हो जाएगा, तो दूर दूर तक फैली खान के अंधियारे तल में, क्योंकि अंदर खान में जाते हैं तो वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता रहता है, तो अंधियारे तलों में वहाँ के यहाँ तक हो जाएगा तल में। इससे आगे देखते हैं, ये आपके समक्ष है, ये यहाँ तक सही रहेगा। देखते हैं इसको। तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर, मणि तेज क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे, छटता है जिन पर प्रबल प्रताप एक, प्राकृत जल वह आवेग भरा है, द्युतिमान मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती लहरें, लहरों के तल में से फूटती है किरणें, रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती, यहाँ तक देख लेते हैं, ये फूट निकलती। तो अब इसमें जो जानने लायक जो कठिन अर्थ है वो हो जाएगा, देख लेते हैं। तेजाक्रिय, तेजाक्रिय या तेजस्वी क्रिय भी इसे कह सकते हैं, यानी कि अपने ही तेज से सक्रिय, ठीक है। बाकी प्रबल का मतलब पूर्ण वेग से, प्रताप का मतलब झरना होता है, प्राकृत मतलब प्राकृति हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा, द्युतिमान मतलब चमक के साथ, फिसल फिसल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, और आभा का मतलब चमक हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, सीधे हम बात करेंगे किसकी, व्याख्या की। तो बात यहाँ तक हो गई थी कि कवि ने कहा था कि जो बाह्य भूमि का या पृथ्वी का बाह्य रूप का जो दृश्य है उसकी सतह के बहुत नीचे प्रकृति द्वारा ही निर्मित अंधेरी गुफाओं के एकांत में दूर दूर तक फैली खानों के अंधियारे तलों में, अब आगे देखो, वहाँ तिमिर का मतलब भी अंधेरा ही होता है, तो वहाँ अंधेरे को काट कर, भेद कर का मतलब होता है काट कर, चमकने काटने वाले अनेक पत्थर चमकते हैं, ठीक है। अपनी ही तेज से सक्रिय वहाँ अनेक मणियाँ थी, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निर्मित अनेक रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। यहाँ तक क्लियर हुआ इन दो पंक्तियों का। आगे फिर कहते हैं कि उन पर प्रकाश का एक तेज झरना सा हमेशा झड़ता रहा करता है। इस झरने का प्राकृतिक प्रकाश जल अत्यधिक आवेग से पूरित है या भरा हुआ है। उस जल की जो लहरें हैं वो चमकीली मणियों में विद्यमान, द्युतिमान मणियों मतलब चमकीली मणियों में विद्यमान अग्नि शिखाओं पर, अग्नियों मतलब अग्नि शिखाओं पर फिसलती हुई हमेशा प्रवाहित रहा करती है। अब आगे चलते हैं। उन लहरों के गहरे तलों में छिपे जो रत्न है उनकी रंगीन आभा, रत्नों की रंगीन आभा, तो रंगीन आभा को लेकर विविध किरणें हमेशा प्रस्फुटित रहा करती है, ठीक है, वहां से फूटती रहती है। यहाँ तक फिर चलते हैं आगे। यहाँ खोहे की बेडोल भीते हैं झिलमिल, पाता हूँ निज को खोहे के भीतर, विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ, मणि तेज सक्रिय हाथों में लेकर विभोर आंखों से देखता हूँ उनको, पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वलित रतन वे नहीं है, अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। तो इसमें बताने लायक तो देखो झिलमिलाना हो गया, बेडोल का मतलब सही से जो नहीं बना हो, द्युतिया मतलब चमक हो जाएगा, विलुप्त मतलब
लालच से भरे हुए, ये हो जाएगा। तेज क्रिय का मतलब अपने ही तेज से सक्रिय। विभोर का मतलब होता है तल्लीन यानी कि डूबने का भाव। अकस्मात का मतलब अचानक होता है। दीप्ति का चमक होता है। वलयित, वलयित का मतलब होता है घिरे हुए। अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष, ये सब क्या है? कवि के खुद के भाव हैं जो किस रूप में पड़े हुए हैं? मणियों के रूप में पड़े हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो इनकी जो अब व्याख्या है उसको अपने जान लेते हैं और बाकी आपको साथ में बता ही रहा हूं। तो आगे कवि कहते हैं, इसको ये व्याख्या देख लेते हैं। अब आगे कवि कहते हैं कि उससे उन खानों की भीतरी दीवारें भी स्वतः ही झिलमिलाया करती थी, यानी कि मणि वहां रखे हुए हैं और उससे जो प्रकाश निकल रहा है उससे खान की जो बेडोल भीतें हैं वो भी क्या करती है? सदैव झिलमिल रहा करती है। पाता हूँ निज को, यानी कि मैं स्वयं को भी उस खान के भीतर पाता हूँ, खान के अंदर पाता हूँ, और जितनी भी वो मणियों से चमक है उनको मैं अपने ललचाए हुए नेत्रों से देखता रहता हूँ। उन अपने ही तेज से सक्रिय मणियों को मैं हाथों में लेकर भाव विभोर भरी आंखों से, यानी कि तल्लीन आंखों से देखता रहता हूँ यहाँ तक। फिर आगे, उनको पाता हूँ अकस्मात और अचानक मैं ये देखता हूँ कि वो चमक से घिरे हुए रत्न वास्तविकता में रत्न नहीं है, बल्कि वे मेरे अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष, मेरे ही ये सब कुछ भाव है वो यहाँ रत्नों के रूप में पड़े हुए हैं। मेरे ही ऐसे विचार हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं और एक चमक पूर्णतः सब और वो बिखेर रहे हैं। ठीक है, ये सब उनके अंतर्मन की ही बातें चल रही है। तो ये चीज़ है क्या, ये आपको मैं बता देता हूँ। रत्न किस प्रकार के हैं? तो वो कहते हैं कि जीवन में मैंने अनेकाधिक अनुभव प्राप्त किए हैं, अनेक वेदनाएं मैंने झेली हैं और विवेक सम्मत ढंग से जीवन सत्यों के अनेक प्रकार से मैंने निष्कर्ष निकाले हैं। वो ही सब यहाँ मणियों रत्नों के रूप में क्या है? पड़े हुए हैं। यहाँ तक मित्रों। फिर चलते हैं आगे की ओर और ये अंतिम आपकी 4 पंक्तियाँ बची है, ये देख लेते हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि वे प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है हलचल। यहाँ तक देखते हैं। तो साथियों, जो दे रखा है प्राण जल प्रपात, यहाँ रूपक अलंकार है, प्राण रूपी जल प्रपात हो जाएगा। गीली है हलचल, जो विचार हैं उनकी हलचल अभी गीली, गीली का मतलब ताजा। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार है। तो इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि वे लाल मणियाँ जैसे, रक्तिम अग्नि का मतलब हो जाएगा लाल मणियाँ, जिनसे लाल अग्नि निकलती रहती है। तो वो लाल रक्तिम मणियों ने कह सकते हैं। तो वे लाल मणियाँ मेरे क्रांतिकारी विचारों की लालिमा की प्रतीक है, जो मेरे प्राणों के जल निर्झर में हमेशा घुलती रहती है। प्रतिपल का मतलब सदैव, प्रत्येक पल वो मेरे प्राण रूपी जल प्रपात में सदैव घुलती रहती है, जो मेरे क्रांतिकारी विचार हैं। आगे, इस एकांत में उनकी किरणों की हलचल गीली होकर रह गई है। जो मेरे विचार हैं, जो क्रांतिकारी विचार हैं, वो सब जो किरणें हैं उनसे निकलने वाली, वो सब गीली होकर रह गई। अर्थात मेरी एकांत चेतना के एकांत भाव अकेले में कुछ भी कर पाने में समर्थ न होकर जैसे बोझिल सा बनकर रह गए हैं। मित्रों, ये आपका जो पद संख्या 27 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने साथ साथ में आपको कला पक्ष भी बता दिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में ये इतना ही, और इसके साथ में आपका जो खंड 5 है वो भी क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। और कल बात करेंगे खंड संख्या 6 की,
और साथ में जितने पद हो पाएंगे उतने करेंगे। आप सदैव हमारे साथ बने रहिए, आपका सहयोग अपेक्षित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साहब।